हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ एक वीडियो जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, उन सभी स्टूडेंट के लिए एक वन शॉट रिवीजन वीडियो जिसके अंदर मैं आप लोगों को कवर करवाने वाला हूँ आपकी जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की यूनिट नंबर 4 है, अमालगमेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की सारी थ्योरी, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसमें से आपके एग्जाम के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, उस सारी थ्योरी को एक ही वीडियो के अंदर कवर करवाने वाला हूँ। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं यूनिट नंबर सबसे 4 को। पहले जो यूनिट का नाम है अमालगमेशन, उसी का मतलब समझना है। तो अमालगमेशन होता क्या है? इन्वॉल्व एक्विजिशन ऑफ वन कंपनी बाय अनदर। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर ले, मतलब उसे खरीद ले या उसे टेक ओवर कर ले, उसे कहा जाता है अमालगमेशन। आफ्टर अमालगमेशन द एक्वायर्ड कंपनी इज डिसॉल्व्ड एंड सीजेस टू बी एग्जिस्ट। अमालगमेशन के बाद जो एक्वायर्ड कंपनी है, मतलब जिसका एक्विजिशन किया गया है, वो कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, वो अब एग्जिट नहीं करती। इन द अबव डेफिनेशन टू कंपनी आर इन्वॉल्व इन दी होल प्रोसेस। जो अमालगमेशन का प्रोसेस होता है उसमें दो कंपनी होती हैं। पहली होती है ट्रांसफरर कंपनी, मीन्स अ कंपनी विच इज अमालगमेटेड इनटू अनदर कंपनी। वो कंपनी जिसे खरीदा गया है या वो कंपनी जो बिक गई है उसे कहा जाता है आपका ट्रांसफरर कंपनी। द कंपनी सेलिंग इट्स बिजनेस इज ऑल्सो कॉल्ड वेंडर कंपनी। उसके अलावा हम उसे वेंडर कंपनी के नाम से भी जानते हैं। सेकंड होता है हमारा ट्रांसफरी कंपनी। तो ट्रांसफरी कंपनी मीन्स द कंपनी विच into which a transferor company is amalgamated purchasing company। जो कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है या जिस कंपनी के अंदर पहले वाली कंपनी मिक्स हो गई है उसे कहा जाता है आपका ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है। अब कुछ टर्म्स का मतलब है जो कि हमें लगती हैं कि सेम है लेकिन अलग अलग होती हैं। जैसे कि अमालगमेशन का मतलब मैंने आपको बताया, हेयर टू एग्जिस्टिंग कंपनी कम टुगेदर फॉर्म अ न्यू कंपनी टू टेक ओवर देयर बिजनेस। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलकर एक हो जाती हैं और जो उनका बिजनेस है उसे कैरी ऑन करती हैं। फिर आता है आपका एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच अ कंपनी ट्राइज टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ बाय एलिमिनेटिंग द राइवल्स। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, एक कंपनी जो अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी है उसे एक्वायर कर लेती है कंपटीशन को कम करने के लिए, तो उसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। हेयर वन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी। नेक्स्ट है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या होता है? तो मीन्स द रिडक्शन ऑफ कैपिटल विदाउट गोइंग इनटू लिक्विडेशन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब हम कैपिटल को रिड्यूस करते हैं लिक्विडेशन किए बिना, तो उसे कहा जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। Thus, in internal reconstruction, neither any company goes into liquidation nor a new company is formed। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर ना तो किसी कंपनी का लिक्विडेशन होता है और ना ही कोई कंपनी न्यू फॉर्म होती है। फिर आता है आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो इन केस ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन वन कंपनी इज फॉर्म्ड स्पेशली फॉर पर्पज ऑफ टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी। एक नई कंपनी बनाई जाती है किस लिए? कि वो पुरानी एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर कर ले उसके बिजनेस को, तो उसे कहा जाता है आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है। फिर आपको पढ़ना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के बारे में, जो इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन अमालगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इट ओनली रिकॉग्नाइज टू टाइप्स ऑफ अमालगमेशन। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है वो अमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं करता है। उसने अमालगमेशन दो टाइप का बताया गया है। पहला है अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर और दूसरा है अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एन अमालगमेशन शुड बी कंसीडर्ड टू बी अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। किसी अमालगमेशन को हम कब कहेंगे कि वो मर्जर हो रहा है या परचेज हो रहा है? तो अगर ये वाली जो 5 कंडीशन दी है आपको, ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वो अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर हो जाएगा, वरना वो परचेज का अमालगमेशन हो जाएगा। अब देखिए कंडीशन क्या क्या है, ये पांचों कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। तो पहली है कि ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर कंपनी बिकम आफ्टर द अमलगमेशन द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। जो ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी मैंने आपको बता दिया है, तो जो ट्रांसफरर कंपनी के जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो अमालगमेशन होने के बाद सारे एसेट और लाइबिलिटीज बन जाएंगे ट्रांसफरी कंपनी के। ये है पहली कंडीशन। सेकंड है कि शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी
अदर देन द इक्विटी शेयर ऑलरेडी देयर इन इमीडिएटली बिफोर अमालगमेशन, या आप इतना छोड़िए, बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ अमालगमेशन। क्या बोला गया है, जो ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनके 90% या 90% से ज़्यादा के जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो शेयर होल्डर बनने के लिए तैयार होने चाहिए ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर, तो वो ये कंडीशन फुलफिल होगी, वरना ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। नेक्स्ट है द कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज बाय ट्रांसफरी कंपनी होनली बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ओनली एक्सेप्ट द कैश में पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फ्रैक्शनल शेयर। अब जो कंसिडरेशन पे की जाएगी, मतलब जितने अमाउंट में कंपनी को खरीदा गया है वो जो पे करी जाएगी, वो कैसे पे करी जानी चाहिए, सिर्फ इक्विटी शेयर देगी कंपनी कंसिडरेशन की फॉर्म में, तो ये कंडीशन फुलफिल मानी जाएगी। अगर इक्विटी शेयर के अलावा कोई और चीज़ देती है तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं मानी जाएगी। लेकिन इसके एक एक्सेप्शन है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है अगर शेयर का, तो फिर आप उसके लिए शेयर इशू नहीं कर सकते, वो आप कैश में पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है द बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन आफ्टर द अमालगमेशन बाय ट्रांसफरी कंपनी। जो ट्रांसफरर कंपनी बिजनेस कर रही थी वही बिजनेस अमालगमेशन के बाद ट्रांसफरी कंपनी करेगी, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट है नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी व्हेन दे आर इनकॉर्पोरेटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी एक्सेप्ट टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये बोला गया है जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी ट्रांसफर कंपनी फॉलो कर रही थी वही अकाउंटिंग पॉलिसी ट्रांसफरी कंपनी भी करती रहेगी, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए चेंज करना है तो फिर दोनों कंपनियां कर सकती हैं। नेक्स्ट है अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। अब अमालगमेशन परचेज वाला कब होगा, तो इफ अमालगमेशन डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द अबव 5 कंडीशन देन इट विल बी रिगार्डेड एज अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। ये बोला गया है जो ये पांचों कंडीशन बताई गई हैं, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है या एक से ज्यादा कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो फिर उस अमालगमेशन को हम कह देंगे अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, अब देखना है आपको परचेज कंसीडरेशन क्या होती है। तो परचेज कंसीडरेशन क्या होती है, एज पर अकाउंटिंग 14 डिफाइन द परचेज कंसीडरेशन द एग्रीवेट ऑफ द शेयर एंड अनदर सिक्योरिटी इशूड एंड पेमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ कैश एंड अदर एसेट्स बाय ट्रांसफरी कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। जो ट्रांसफरी कंपनी है वो जो ट्रांसफरर कंपनी है उसके शेयर होल्डर को जो भी पेमेंट करती है, चाहे शेयर्स की फॉर्म में हो चाहे किसी और सिक्योरिटीज की फॉर्म में हो या कैश की फॉर्म में हो, तो उसे कहा जाता है परचेज कंसीडरेशन। अब परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के कुछ मेथड होते हैं। पहला है लमसम मेथड। तो व्हेन द परचेजिंग कंपनी एग्रीज टू पे फिक्स्ड सम इन कंसीडरेशन एक्वायरिंग द वेंडर कंपनी। जब जो कंपनी खरीद रही है वो सिर्फ ये कह दे कि हम इतना पैसा पे करेंगे तुम्हारी कंपनी के लिए, तो फिर उसे कहा जाता है लमसम मेथड। सेकंड है नेट पेमेंट मेथड। तो अंडर दिस मेथड परचेज कंसीडरेशन इज इक्वल टू टोटल पेमेंट मेड बाय ट्रांसफरी कंपनी इन फॉर्म ऑफ शेयर डिवेंचर एंड कैश। नेट पेमेंट मेथड में क्या होता है, जब कंपनी अलग अलग पेमेंट करे कि शेयर्स इतने दे रहे हैं, डिबेंचर इतने दे रहे हैं, कैश इतना दे रहे हैं, तो फिर उसे कहा जाता है नेट पेमेंट मेथड। नेक्स्ट है नेट एसेट्स मेथड। तो नेट एसेट्स इज द एग्रीगेट ऑफ एसेट टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू लेस लायबिलिटी टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू। नेट एसेट्स मेथड में क्या करते हैं, जितने टोटल एसेट्स ले गए हैं उनमें से टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, जो अमाउंट बचती है वो कहलाती है आपकी परचेज कंसीडरेशन। लास्ट है एक्सचेंज ऑफ शेयर्स मेथड या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। अंडर दिस मेथड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ बोथ द कंपनी आर कैलकुलेटेड एंड देन ट्रांसफरर कंपनी इशू शेयर टू द ट्रांसफरी कंपनी ऑन बेसिस ऑफ दिस वैल्यू। इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो ट्रांसफरी कंपनी है और ट्रांसफरर कंपनी है दोनों के शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, उसका मेथड बताया गया है आगे आपको। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो ट्रांसफरी कंपनी है वो उसके बेसिस पर ट्रांसफरर कंपनी को शेयर्स इशू करती है। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग आउट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ टोटल नेट एसेट्स इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास टोटल नेट एसेट्स हैं उन्हें किससे डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया आपका अमालगमेशन का पूरा कंसेप्ट। अब आएगा जो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा वो आएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मींस अ स्कीम अंडरटेकन टू मेक नेसेसरी चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी विदाउट लिक्विडेटिंग द एग्जिस्टिंग कंपनी टू इन्फ्यूज न्यू लाइफ इन दैट कंपनी। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक तरीका होता है जिससे हम क्या करते हैं, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, जिससे उस कंपनी की जिसकी हालत खराब हो चुकी है, वो लिक्विडेट होने की कगार पर आ चुकी है, उसे लिक्विडेट ना करना पड़े और उसकी हालत सुधर जाए, तो उसे कहा जाता है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इट सिंपली मीन्स द रिडक्शन ऑफ कैपिटल विदाउट गोइंग इनटू लिक्विडेशन। इसका सिंपल मतलब क्या हो जाता है कि लिक्विडेशन में जाए बिना अपनी कैपिटल को कम कर देना, वो कहलाता है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन।
Thus, in internal reconstruction, neither any company goes into liquidation nor a new company formed. तो internal reconstruction के अंदर ना तो कोई कंपनी liquidation में जाती है और ना ही कोई न्यू कंपनी फॉर्म होती है। अब रीजन आएंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किस किस लिए किया जाता है। तो नंबर 1, व्हेन देयर इज एन ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज। जब एसेट्स का ओवर वैल्यूएशन हो जाए या लाइबिलिटीज का अंडर वैल्यूएशन हो जाए तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। सेकंड है व्हेन कंपनी इज सफरिंग फ्रॉम कंटिन्यूअस लॉसेज एंड इट बिकम डिफिकल्ट फॉर इट टू सॉल्व द फाइनेंशियल क्राइसिस। जब कंपनी लगातार लॉसेस फेस कर रही है और अब उसके लिए ये डिफिकल्ट हो गया है कि वो इस कंडीशन में और ज्यादा टाइम तक रह सके, तो फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। उसके अलावा व्हेन देयर इज अ ह्यूज एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड इट विल रिक्वायर टू राइट ऑफ द लॉसेस टू डिपिक्ट अ फेयर व्यू ऑफ इंटरनल अफेयर ऑफ द कंपनी। जब कंपनी के पास बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो गए हैं और अब उन्हें राइट ऑफ करना पॉसिबल नहीं है तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। फिर है व्हेन देयर इज अ कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी एंड इट इज रिक्वायर्ड टू मेक इट सिंपल। जब कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा टिपिकल हो जाए और उसे सिंपल करने की बात है तो फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी यूनिट कवर हो जाती है। इस यूनिट में आपको सिर्फ इतना ही थ्योरेटिकल कंटेंट करने की जरूरत है, इसके अलावा और कुछ भी थ्योरेटिकल कंटेंट आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। इतना इनफ है आपके एग्जाम के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।